आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे और बायोलॉजी में जो हमारा टॉपिक होगा वो जनरल सा ही होगा और सिंपल सा ही होगा, द लिविंग वर्ल्ड। हम इसमें अपने आसपास क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और ये सब देखेंगे। इसके बाद फिर इसमें आप टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स हैं, इसको देखेंगे। और इजी वे में हम कोशिश करेंगे कि हम पूरे इस चैप्टर को कवर अप करें। और इसका मेजर सोर्स हम जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनसे है, और कुछ एनसीईआरटी की हेल्प से है। तो आप जो ना समझ में आए उनको थोड़ा थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा और फिर देखते हैं। ठीक, तो हमारा जो टॉपिक है वो है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड, इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं, ठीक है, और लिविंग वर्ड्स में क्या क्या और मेजर हमारी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। जैसे कि सबसे पहले व्हाट इज़ लिविंग। लिविंग, जब हम लिविंग कहते हैं तो लिविंग का सेंस क्या होता है। तो लिविंग हम अपने आसपास देखते हैं, खुद को देखते हैं, जैसे प्लांट्स हैं, हम हैं, ये सब। तो फर्स्ट इसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज़ लिविंग। और आप सभी लोग अपने मन में सोचिएगा कि लाइफ क्या होती है, ठीक है, और लाइफ को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे व्हाट इज लिविंग, ठीक है। और फिर इसी में हम सेकंड अपना पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी में हम देखेंगे जितने जैसे कि बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर हो गया, या फिर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और कब कब प्लांट्स में और एनिमल्स में उनको डिवाइड किया गया, या फिर उनको हिंदी में बोलेंगे नामकरण पद्धति दी गई है, ठीक है। और इसके बाद फिर इसी में हम देखेंगे टैक्सोनॉमी कैटेगरीज। अब यहाँ पे क्या है, देखो टैक्सोनॉमी में हम ये चीज़ जानेंगे जैसे कि किस साइंटिफिक, जैसे किस साइंटिस्ट ने दिया। और जो हमारा थर्ड पार्ट है इसमें होगा टैक्सोनॉमी कैटेगरीज। इसमें हम जो स्पीसीज है, जीनस है, ऑर्डर और फैमिलीज, ये कैसे कैसे इनका डेवलपमेंट हुआ है ये चीज़ देखेंगे। और फोर्थ इस है इसी में आपका जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं इनके बारे में हम जानेंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन आप लोगों से मेरा था व्हाट इज लाइफ। लाइफ को आप लोग डिस्क्राइब कीजिए कि लाइफ होती क्या है। देखिए, लाइफ का सिंपल सा मीनिंग है जो भी ब्रीथ कर रहे हैं, जैसे कि ब्रीथ कर रहे हैं, प्लांट हैं और एनिमल, प्लांट है, एनिमल है। अब जितने भी लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे एक एग्जांपल्स के थ्रू हम देखते हैं, नॉन लिविंग में क्या होता है, उनमें हमेशा आउटर ग्रोथ होती है, और जो लिविंग होते हैं उनमें हमेशा इंटरनल पार्ट से ग्रोथ होती है। जैसे कि जो इन्फेंट होता है, जब वो बच्चा जन्म लेता है, फिर धीरे धीरे उसके बॉडी ऑर्गन्स बनते हैं और फिर वो बड़ा हो जाता है। पर अगर अगर हम नॉन लिविंग में यही चीज़ देखें, तो जैसे कहीं मिट्टी का ढेर है, तो वो जैसे जैसे उसमें टाइम जाएगा तो वैसे वैसे वो बढ़ता जाएगा, ठीक। अब तो हम, इतना हो गया। अब यहाँ पे लाइफ की डेफिनेशन देख लीजिए। जो आपकी लाइफ है वो क्या है, एक यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। और ये ऑर्गेनाइजेशन किसका है, सेल्स का। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेसिंग थ्रू केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस, हमारे अंदर बाहर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ऐसे भी जो लोअर एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, सब में केमिकल रिएक्शंस होती है। जो इसको ग्रोथ डेवलपमेंट, अब यहाँ पे दो चीज़ें हमारी निकल के आई हैं, ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होती है। तो देखिए, जो ग्रोथ है अगर ह्यूमन बींग्स में देखें तो ये एक एज तक ही होगी, ठीक है। जैसे कि
एडोलसेंस हो गई। फिर इसके बाद जब हम मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारे हाथ वगैरह हैं इनका एक टाइम तक ही डेवलपमेंट, एक टाइम तक ही इनमें ग्रोथ होती है। और जो आपका ये डेवलपमेंट होता है ये होल लाइफ होता रहता है। होल लाइफ मीनिंग हर स्टेज पे हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ऐसे ही हर स्टेज पे जब हम कुछ ना कुछ सीखेंगे तो उससे हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे। ठीक, अब एडेप्टेशन क्या होता है? एडेप्टेशंस एंड रिप्रोडक्शंस, अपने जैसे जो भी हम ऑफ स्प्रिंग्स को रिप्रोड्यूस करते हैं वो चीज़ लिविंग में ही होती है और ये नॉन लिविंग में तो बिल्कुल नहीं होती है। तो इस तरह से अगर हम लाइफ को समझें तो हम कह सकते हैं कि ये एक यूनिक, देखो सब में तो जीवन नहीं होता है ना, कुछ ही लोगों को जीवन मिलता है, तो ये एक बहुत ही यूनिक और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स का। हम कुछ जिनमें मल्टी सेलुलर है वो मल्टी सेलुलर, और जिनमें यूनिसेलुलर है वो यूनिसेलुलर। और इन जो आपकी लाइफ है, ये लाइफ अगर हम साइंस वर्ड्स में देखें तो क्या होगा, ये केमिकल रिएक्शंस होती है, बॉडी ऑर्गन बनते हैं, और फिर हम एक एज पे आके जन्म लेते हैं, फिर रिप्रोड्यूस करते हैं, और फिर लास्ट में डेथ हो जाती है। ठीक है, पर अगर हम ऐसे देखें, अगर इन जनरल में देखें तो लाइफ बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए सबके पास होती है, पर इसमें हमें बहुत कुछ करना होता है और अपने आप को बहुत अच्छे से डेवलप करना होता है, जिससे हम सोसाइटी में भी अपना योगदान दे सके। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। पर अगर डेफिनेशन में हो तो हम यही डेफिनेशन याद कर लेंगे लाइफ की, और ये एनसीईआरटी से आपकी ली गई है। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हम तो ये जान गए कि जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो होते कैसे हैं। अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं अब हम वो जानते हैं। तो सबसे पहले जो आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फीचर होगा, इसमें हम क्या देखेंगे, ये सेल्फ रेप्लिकेट हो सकते हैं। सेल्फ रेप्लिकेशन मतलब अपने जैसे अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फर्स्ट है सेल्फ रेप्लिकेटिंग। अब सेकंड कैरेक्टर हम देखते हैं कि आपका सेकंड कैरेक्टर क्या है, इवॉल्विंग। हमारे पेरेंट्स या हमारे पूर्वज कैसे थे, कहा जाता है कि वो पहले बंदर थे, फिर ऐसे डेवलपमेंट होता गया और आज हम इस स्टेज पे हैं। और हम अदर एनिमल्स से भी डिफरेंट हैं, जैसे कि डॉग्स हैं, कैट हैं, ये सारे एनिमल्स हैं, पर इन सारे एनिमल से हम डिफरेंट हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने अंदर म्यूटेशन कर रहे हैं, इवोल्यूशन कर रहे हैं, हर टाइम खुद को इवॉल्विंग करते हैं। तो सबसे मेन फीचर आप ये भी जान लीजिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आपका क्या होगा, इवॉल्विंग, क्योंकि हम लोग इवोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो अब सेकंड पॉइंट यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इवॉल्विंग। अब थर्ड वन, ये तो सबकी डेली लाइफ में भी हम देखते रहते हैं कि अगर हमें कोई काम करना होता है तो हम अपने आप को डिसिप्लिन में कर सकते हैं, पर अगर एनिमल्स या फिर डॉग्स हो गए या फिर काउस हो गए जो आसपास हमारे घरों के बाहर घूमते रहते हैं, क्या वो सेल्फ रेगुलेट कर पाते हैं खुद को? नहीं, बहुत हद तक वो लोग ट्राई करते हैं। जैसे अगर कोई दौड़ होती है तो कहते हैं कि घोड़े के सामने अगल बगल बांध दिया जाता है। वो ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि उसका फोकस रहे। पर वही ह्यूमन, वो अपने अंदर जितने एडेप्टेशन लाना चाहे वो ला सकता है, खुद को रेगुलेट कर सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं, थर्ड फीचर हमारा सबसे ज़्यादा क्या है, सेल्फ रेगुलेटिंग। आप लोग इस इन सब के बाद ये शॉर्ट में है, एक बार एनसीईआरटी से भी गो थ्रू हो जाइएगा, उससे आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप इन्हें भी समझ लेंगे तो आपको इसके बाद एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो जो भी आपका एमएनएस या नीट का पार्ट है वो 100% हो जाएगा। पर इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक, तो थर्ड पॉइंट आपका क्या हो गया, सेल्फ रेगुलेटिंग। अब देखिए, ये एबिलिटी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेटिंग हो गई, सेल्फ रेगुलेटिंग हो गई और इवॉल्विंग हो गई। इसके साथ ही क्या है, सेंस। जो इन्वायरमेंट होता है उसमें से भी तो हम सेंस को ग्रहण करते हैं ना। जैसे कि अगर हमारे अंदर सेंस की एबिलिटी है तो हम फोर्थ क्या लिख सकते हैं, एबिलिटी ऑफ सेंस। एबिलिटी ऑफ सेंस,
सेंस ऑफ ह्यूमर बोलते हैं ना, सेम वही चीज है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अगर अब नेक्स्ट इसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा क्या होगा। अब है मेन कैरेक्टरिस्टिक, वो तो हमने सबसे जो हाईएस्ट थे वो देख लिया। अब इसमें हम जानेंगे कि हमारे मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो सब आप मेन कैरेक्टर में आप ये कह सकते हैं इंक्रीज इन मास। मास का मतलब क्या है? मास का मतलब है कि जैसे कि एक एज के बाद हम डेवलपमेंट करते हैं, मास है, ठीक है। मास के अलावा क्या होगा? नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। तो हम लिख लें यहाँ पे इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन मास। ये किसके कैरेक्टर हम देख रहे हैं? लिविंग के। किसके हैं? लिविंग के। नॉन लिविंग के तो आपको पता ही है, जैसे कि ये पेन है, नॉन लिविंग में इसमें क्या कैरेक्टर होगा? हम रेगुलेट कर रहे हैं, मैं इसको अपने हैंड से रेगुलेट कर रही हूँ, तो मेरा हैंड कैसा हुआ? ये तो लिविंग हुआ ना, ठीक है। अब दूसरा लिखते हैं, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ सेल्स। जब मास कैसे बढ़ेगा? जब आपका नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज होगा, ठीक है। अब सेकंड वन इज, अब ये बताइए मेरी हाइट इतनी है, ठीक है, अब इतनी ही रहेगी। अगर जिस टाइम मैं हुई थी उसी टाइम अगर किसी प्लांट को लगाया गया होगा तो क्या वो भी इतना ही होगा, या फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा? मैक्सिमम चांस है मेरी हाइट तो ना बढ़े, पर वो जो प्लांट लगाया गया था उसकी हाइट बढ़ती रहेगी। मैक्सिमम चांस है जो प्लांट्स में जिन प्लांट्स में ग्रोथ होती है उनमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्लांट्स आपका क्या होता है। मैं ये उम्मीद करती हूँ आप लोगों से कि आपको ये तो पता होगा कि प्लांट्स आपके लिविंग में आते हैं, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, ये सब लिविंग्स में आते हैं। और बाकी जो ये सारी एसिडीज की चीज़ें हैं, जैसे कि आपका पेन है, टेबल है, ये सब आपका नॉन लिविंग में आएगा। तो हम यहाँ पे लिविंग का देख रहे हैं, तो लिविंग में हम प्लांट्स को भी इंक्लूड करेंगे। और प्लांट्स के बारे में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लांट्स ग्रो, क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्लांट ग्रोज थ्रू आउट ऑफ लाइफ। ये पॉइंट आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये तो क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब प्लांट्स का हमने लिख लिया, अब हम एनिमल्स का लिख लें। एनिमल्स हमारे कब कब तक ग्रो करते हैं? एक सर्टेन एज तक, ठीक। तो एनिमल्स ग्रोज सर्टेन एज। इतना क्लियर हो गया आप लोग को, ये तीनों पॉइंट। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट अब हम यहाँ पे, ये आपका लिविंग का है, नॉन लिविंग का अभी जैसे मैंने कहा था कि वो मैक्सिमम चांस है कि वो एक्सट्रीमली ग्रो करेंगे, ठीक है। अगर उनमें ग्रोथ होगी तो यहाँ से होगी। और जो आपका लिविंग है उनमें कहाँ ग्रोथ होगी? उनमें इंटरनली पहले ग्रोथ कहाँ होगी? अब जैसे कि जो भी बच्चा है वो बढ़ता है तो सबसे पहले उसमें सेल्स बनती हैं, फिर उसके जो टिश्यू, मसल्स, इन सब में काम होगा, फिर वो मांस बनेगा, तभी तो वो बाहर से बड़ा दिखाई देगा। पर अगर वहीं पे नॉन लिविंग चीजें हैं तो वो अगर ईयर बाय ईयर उनमें डेवलपमेंट होगा तो वो एक्सट्रीमली होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक पॉइंट यहाँ और लिख लीजिए। कहाँ लिख दो? यही लिख लीजिए, लिविंग ग्रो इनसाइड, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो इनसाइड एंड नॉन लिविंग, ये आपका कहाँ पे ग्रो करेगा? आउटसाइड। क्लियर है ना इतना? ठीक है। अब इससे पहले हम यहाँ पे एक चीज और जान लेते हैं। अब आप ये बताइए प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? सबने सेल पढ़ा हुआ है मुझसे, तो सेल जैसे आपने सेल पढ़ा होगा तो उसमें मैंने बताया था प्रोटोप्लाज्म क्या है और प्रोटोप्लाज्म का वर्क क्या है। अगर आपको नहीं याद है तो मैं फिर से बताती हूँ। जो आपका प्रोटोप्लाज्म है ये आपका लिविंग मैटर है। कैसा मैटर है? लिविंग मैटर। लिविंग मैटर मतलब
हम लोग न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में आपका प्रोटोप्लाज्म पाया जाएगा, और जो ये प्रोटोप्लाज्म होगा उसमें आपका लिविंग मैटर होगा, ठीक। फिर जैसे सेल में ये न्यूक्लियस हुआ, फिर इसके अंदर आपका क्या भरा होगा, यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म, और यहाँ पे क्या भरा होगा आपका साइटोप्लाज्म। फिर अदर आपके जितने भी ऑर्गेनेल्स होंगे वो सारे यहाँ होंगे। तो अब ये पॉइंट मैं यहाँ क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये आप याद रख लीजिएगा। ये एक बार पूछा गया था आपसे कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या है, तो ये आपका लिविंग मैटर है। अब इसके साथ ही आपका प्रोटोप्लाज्म गिवन बाय, ये प्रोटोप्लाज्म किसने दिया था, तो ये भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा, जे हेक्सले। ये एक दो क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि प्रोटोप्लाज्म आपका क्या है, एक लिविंग मैटर है, और इसके साथ ही इसको किसने डिस्कवर या नाम दिया था, तो वो आपको दिया था जे हेक्सले ने, ठीक है। अब इसके साथ ही हम देखेंगे, अब ये बताइए, अभी अभी मैंने आपको बताया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अब आप बताओ ग्रोथ क्या होती है, ठीक है। अपने मन में अब रिवाइज करने की, रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। हम लोग कितना पढ़ते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, हम जो रिकॉल करते हैं उसके बाद हमें कितना याद रहता है, तो वो मैटर करता है। तो फिर हम यहाँ से देखते हैं, अगर हम मेन फीचर्स में फिर से जाएंगे तो हम जानेंगे जो आपका ग्रोथ है, तो इंक्रीज इन मास, मैंने पहले बताया था, अगर हम बढ़ रहे हैं तो क्या हुआ, इंक्रीज इन मास। और सेकंड आपका क्या है, सेकंड इज आपका इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। अब वही बता रही हूँ कि ये क्वेश्चंस मैंने अलग से क्यों लिया है, ठीक है। दो हजार आपके ये क्वेश्चंस था, 2013 जब आपका CPMT होता था, 15, 17 और 18 सेम यही क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से, और उस क्वेश्चन में ये पूछा था ग्रोथ आपका क्या है, और पूछा था कि कौन सा ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। तो आप दो ऑप्शन देख लो, और अगर थर्ड आपको मिले तो आप उसको इनकरेक्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, इंक्रीज इन मास। इंक्रीज इन मास, अगर वो चीज मास में इंक्रीज कर रही है, उसका द्रव्यमान या मास या जो भी स्ट्रेंथ है, टिश्यूज ये इंक्रीज हो रहे हैं, तो इंक्रीज इन मास। और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये सेल होगा बेटा आपका, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स इंडिविजुअल्स, ठीक है। जो इसके सेल्स होंगी वो इंडिविजुअली ग्रो कर रही होंगी, तो वो आपका कहलाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम जानेंगे, अब हमने ग्रोथ को जान लिया, अब हमारे नेसेसरी जो फीचर्स हैं हम उनको देख लेते हैं कि लिविंग वर्ल्ड में आपके नेसेसरी पार्ट्स हमको किन को पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले ही आपका है ग्रोथ, ठीक है। सेकंड है आपका रिप्रोडक्शन, ठीक है। थर्ड है आपका मेटाबॉलिज्म। इससे पहले हम लोगों ने जो देखा था वो सारे कैरेक्टर थे, पर हमको डीप में किन किन कैरेक्टर्स को पढ़ना है, उसमें सबसे फर्स्ट है आपका ग्रोथ, सेकंड है आपका रिप्रोडक्शन, थर्ड है मेटाबॉलिज्म, और फिर फोर्थ है आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और फिफ्थ है आपका जो आप सेंसस लेते हैं या कॉन्शसनेस है आपका, वो आपका फिफ्थ पार्ट हो गया। तो ये हमको अच्छे से डेप्थ में देखने, तो ग्रोथ में हम देख ही लिए हैं, और मेटाबॉलिज्म में क्या होता है ये आप लोग सोचिए, तब तक हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, ग्रोथ की डेफिनेशन याद कर लेते हैं, ठीक है। ये बताइए जो आपका ग्रोथ होती है, ये इसके ग्रोथ के हार्मोन आपके किस ग्लैंड से इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो आप लोग सोचिए, फिर बता रहे हैं। अब देखिए ग्रोथ क्या होती है, बेसिकली ग्रोथ इज द इंक्रीज ऑफ मास एंड साइज, ठीक है। और नॉन लिविंग में आपको क्या है, ग्रोथ आपका क्या होगा, सरफेस के बाहर ग्रोन होगी। ये डेफिनेशन मैंने इसलिए लिख दिया, ये भी NCERT से ली गई है, इसको आप लोग लिख सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अभी मैंने पूछा था आपसे जो आपकी ग्रोथ होती है इसके हार्मोन आपके किस ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, तो वो ग्लैंड आपकी होती है पिट्यूटरी। इसको हम और कौन सी ग्लैंड कहते हैं,
ये आपकी मास्टर ग्लैंड। तो पिट्यूटरी को हम और कौन सी ग्लैंड के नाम से जानते हैं? मास्टर ग्लैंड के नाम से। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब इसमें ये बताइए बेटा, जो ग्रोथ है आपकी, क्या ये एक नेसेसरी कैरेक्टर है? क्या इसको हम कह सकते हैं कि ये आपके लिविंग के लिए बहुत ही नेसेसरी है, या फिर ये एसेसरी कैरेक्टर है? ठीक है, तो अगर हम इसमें जानेंगे तो आपका ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। अब ग्रोथ को हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ये आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है? जो आपकी ग्रोथ है ये आपकी डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। डिफाइनिंग कैरेक्टर मतलब कि यहाँ पे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तो ये कैसे? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मतलब होता है, ये भी आपको जो पांचों मैंने बताया था उसमें आपको ये गेस करना कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन सी है कौन सी नहीं। तो ग्रोथ आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि हम ग्रोथ को देख सकते हैं सर्टेन एज तक हो सकते हैं। और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मतलब होता है कि वो चीज जो सब में लागू हो जाए, सारे लिविंग्स में एक रूल आपका लागू होना चाहिए, तभी हम उसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में इंक्लूड करेंगे। तो ग्रोथ के केस में ऐसा नहीं है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनमें ग्रोथ नहीं होती है पर वो भी लिविंग होती हैं। ठीक है, जैसे कि आप यूनिसेलुलर में देख लीजिए, या फिर नॉन सेलुलर में देख लीजिए, और या फिर अदर एनिमल्स में एक लिमिटेड टाइम के लिए, या फिर किन में जन्म से ही नहीं होती है। तो ये एक आपका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, इसे आपको 100% लर्न करना है। सेकंड है आपका, तो फिर ये कैसी प्रॉपर्टी है? ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मतलब ये एक तो कैरेक्टर है, मतलब ये एक तो विशेषता है हमारी कि आपका ग्रोथ लिविंग बींग्स की प्रॉपर्टी है, पर ये डिफाइन नहीं करती है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ये कैसी प्रॉपर्टी है आपकी? कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, और ये बहुत अच्छे से ये पॉइंट याद कीजिएगा। अब ऐसे ही मैं पूछ रही हूँ, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कैसी प्रॉपर्टी है? जो हम लोग खाना खाते हैं और सारे एनिमल्स कुछ ना कुछ खाते हैं, तो क्या ये सारे लिविंग्स में ये रूल आपका लागू होगा कि वो सारे के सारे में मेटाबॉलिज्म होगा? तो अब ये बताओ, मेटाबॉलिज्म आपकी कैसी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या फिर आपकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है? तब तक आप लोग सोचिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड है रिप्रोडक्शन। अब है यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन, ये एक आपका कैसी प्रॉपर्टी है? ये आपकी नेसेसरी प्रॉपर्टी है या फिर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? तो इसमें हम देखेंगे ये दो टाइप का होता है आपका, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है, अब इसमें आप देखिए, अगर आपका सेक्सुअल होगा तो वो कैसे होगा? फ्यूजन से होगा, गैमेट्स के थ्रू। ठीक है, अब इसमें ये बताइए, जो यूनिसेलुलर होगा, अब ये बताइए रिप्रोडक्शन आपकी कैसी प्रॉपर्टी है? ये सारे लिविंग बींग्स में या फिर जितने भी पृथ्वी पे जिंदा लोग, मतलब जितने भी लिविंग बींग्स हैं, सबके लिए क्या ये आपकी रिप्रोडक्शन नेसेसरी है, या फिर ये ऐसी क्वालिटी है जो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक है? तो इसका आंसर होगा ये कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। पर हमें तो लगता है कि ये नेसेसरी है, पर गलत। ये आपकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो अगर इसमें ऑप्शन आएगा तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं लिविंग वर्ल्ड की। तो रिप्रोडक्शन हमारी लिविंग वर्ल्ड की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि देखिए जो यूनिसेलुलर होते हैं आपके, ठीक है, यूनिसेलुलर की एक बहुत खासियत होती है। यूनिसेलुलर जो भी होते हैं आपके, यूनिसेलुलर की आपकी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये जब भी ग्रोथ करेंगे तभी इनमें रिप्रोडक्शन होगा। और यहां यही बात मल्टी सेलुलर में बिल्कुल लागू नहीं होती है।
अब ये चीज आप लोग यहाँ से देखिएगा, जितने भी आपके यूनिसेलुलर हैं उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक साथ ही होता है। और यहाँ जहाँ अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करें तो मल्टी सेलुलर में ये चीज बिल्कुल नहीं होती। अगर ये चीज पॉसिबल होती तो आप लोग आगे सोच ही सकते हैं ना कि क्या हाल होता। ठीक है, तो अब हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है कि जो आपका यूनिसेलुलर है इसमें आपका ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक साथ होता है, ये चीज आप याद कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म किस चीज से मिलके, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? जो आपकी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं ये सारी आपके मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म दो वर्ड से मिलके बनता है, एक होता है आपका एनाबॉलिज्म और एक होता है आपका कैटाबॉलिज्म। अब ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्या है, तब तक आप लोग सोचिए, मैं पानी पीती हूँ। देखिए यहाँ सिंपल सा क्या है, जो आपका मेटाबॉलिज्म है इसका मतलब होता है जोड़ना और तोड़ना। तो यहाँ पे जो एनाबॉलिज्म लिखा है इसको हम हिंदी में समझ लेंगे जोड़ना, ये इजी वे में है। और जो आपका कैटाबॉलिज्म है इसको हम समझेंगे तोड़ना। अब हमें फिर से वही चीज, सेम चीज हमें याद करनी है कि ये कैसे है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या फिर ये सिंपल एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अगर अब हम ये जानेंगे कि ये आपकी डिफाइनिंग, तो अब ये बताओ बेटा कि इसमें क्या होगा, ये आपकी नेसेसरी है मेटाबॉलिज्म में, क्या सारे लिविंग बींग्स को कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए या सब में एक कोई ना कोई रिएक्शंस होती रहेगी? तो हम देखेंगे ये भी आपकी कैसी, ये भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि अभी तक तो हमें कोई भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मिली ही नहीं, तो सही बात है, अभी तक हमें कोई भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मिली ही नहीं है जो ये डिसाइड करें कि लिविंग बींग्स के लिए वो बहुत ही नेसेसरी है। तो हमने ये भी देखा कि मेटाबॉलिज्म आपका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। पर ये बताओ, अब ये तो जान गए कि ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, पर हम ये कैसे जानेंगे कि ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है? तो देखिए, अगर ये जो आपका मेटाबॉलिज्म है इसको हम लैब में भी कर सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के बाहर भी हो सकता है, जो आपके एनिमल्स होते हैं उनके बाहर भी आपका मेटाबॉलिज्म हो सकता है, अकर्स कर सकता है। तो इस बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि जो आपके मेटाबॉलिज्म है ये आपके कौन सी, ये आपकी नेसेसरी क्वालिटी नहीं है। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट आपको जो लर्न करना है वो ये है, अगर आपका मेटाबॉलिज्म सेल इनसाइड सेल होता है तो ये आपकी एक प्रॉपर्टी हुई। ठीक है, अब ऐसे अगर हम जानते हैं तो किनको, जैसे कोरोना वायरस है, ठीक है, या फिर कोई भी जितने भी वायरसेस बैक्टीरिया हैं वो सबके सब होते हैं अर्थ पे, पर वो उनमें मेटाबॉलिज्म होता है? बिल्कुल नहीं होता है। पर जैसे ही वो हमारे सेल्स में या फिर हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं तो उनमें भी मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है। तो इस बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि इनसाइड ऑफ सेल्स आपका मेटाबॉलिज्म होता है। अगर ये तब होगा तब ये जाके हमारी एक डिफाइनिंग कैरेक्टर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये पॉइंट हमें समझ आया डिफाइनिंग कैरेक्टर का। अब इतना आ गया समझ में डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या होता है, और इसके साथ ही इतना हो गया। अब हम ये जानेंगे जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में समझिए भी और बहुत अच्छे से, क्योंकि ये आपको कुछ बता सकता है कि ये डिफाइनिंग कैरेक्टर है या फिर नॉर्मल एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग बींग्स का। तो देखिए, जो आपका सेलुलर ऑर्गन्स होते हैं ये आपके कैसे होते हैं, ये आपके लिविंग्स में होते हैं।
अब ये तो हमने जाना, पर लिविंग्स में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, प्लांट्स भी हो गया, अगर इनसाइड ऑफ सेल्स हो तो हमारे वायरस भी हो गए और ह्यूमन बींग्स भी हो गए। पर इसमें क्या होता है, ये सेल्स जो होती हैं वो सेल्स से बनी हुई होती हैं, हर एक चीज सेल से बनती रहती है स्टेप बाय स्टेप। अगर स्टेप बाय स्टेप ये चीज सेल से हमारी बनी रहती है तो फिर हम इसे कह सकते हैं कि ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है। अब आपने अगर यही चीज देखिए, इसी एग्जांपल के तौर पे समझो, अदर चीजें हमने जिसमें पढ़ी थी जैसे कि आपका मेटाबॉलिज्म हो गया, इसको भी हम आउटसाइड कर सकते थे, ठीक है। और जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था क्या, इससे पहले हमने ग्रोथ पढ़ा था, तो ग्रोथ भी आउटसाइड भी हो जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन, वो भी हमने पढ़ा देखा था, वो भी हमारा एक कैरेक्टर था, ठीक है। अब यहाँ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हम ये देखेंगे कि जो ये आपकी सेल्स होती हैं, चाहे ये यूनिसेलुलर हो चाहे ये मल्टी सेलुलर हो, ये जो सेल्स होंगी ये सेल के अंदर एक आपका क्या पाया जाएगा, जो सबसे पहले मैंने बताया था कि प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म लिविंग मैटर होता है। तो हमारे लिविंग होने की निशानी कहाँ से मिलेगी, एक सेल से मिलेगी। जब हमारे लिविंग होने की निशानी हमें सेल से मिलेगी, और सेल तभी होगी जब इसके अंदर आपका प्रोटोप्लाज्म पाया जाएगा। तब जब इसमें प्रोटोप्लाज्म आपका पाया जाएगा तो ये एक आपका डिफाइनिंग कैरेक्टर है। तो हमने ये जाना कि जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वो अब हम यहाँ पे रिलेट इसे कर पा रहे हैं कि ये आपका कैसा है, तो इसे हम जान लेंगे ये आपका डिफाइनिंग फीचर है। कैसा फीचर है आपका, डिफाइनिंग फीचर है। आई होप आप लोग को सबको समझ आया होगा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और डिफाइनिंग फीचर्स। और इसी से क्वेश्चंस भी आपके आएंगे। तो आपने क्या देखा, जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है आपका वो सेल बाय सेल होगा, क्योंकि उसमें प्रोटोप्लाज्म पाया जाएगा और वो क्या है, एक लिविंग मैटर है। और पूरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेल से मिलके ही तो पूरा ऑर्गन सिस्टम ये सब कुछ बनेगा। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि दिस इज, ये आपका 100% एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है आपका, ठीक है। तो ये आपका, इसको एकदम इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि आपका सेल में डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या हुआ। आपको ये सब समझ आ गया होगा। अब इसके अलावा आपका आता है कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस क्या होता है, कॉन्शियसनेस हम कितने कॉन्शियस हैं, ठीक है, अब वो भी देखते हैं। ये तो हमने देख ही लिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब है कॉन्शियसनेस किस में होती है, हम कॉन्शियस हैं अपने लिए, अदर्स के लिए, क्या और एनिमल्स में ये फीचर्स आपको पाया जाएगा, ये कैरेक्टर अदर किसी में भी नहीं पाया जाएगा, सिर्फ ह्यूमन बींग्स में ही ये स्पेशली पाया जाता है। और इसके फायदे क्या क्या हैं, इससे आपके ये भी फायदे हैं कि जो आपका इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ लिख लेते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी आपके, लाइट हो गया, ठीक, वाटर हो गया और टेम्परेचर। लाइट वाटर टेम्परेचर, अब ये सारे लाइट वाटर टेम्परेचर, इनके प्रति अब हम ठंडी, जैसे ठंडी है तो ठंडी में हमें क्या होती है, हमें शिवरिंग होने लगती है, हम सोचते हैं कि हम गर्म कपड़े पहने। और ऐसे ही अगर हम गर्म जगह बैठे या फिर फैन ना चल रहा होगा तो हमें पसीना आने लगता है, ठीक है। ये सारे के सारे फीचर्स आपके कॉन्शियसनेस के अंदर आ जाएंगे। और ये आपके जो भी फीचर हैं, ठीक है, ये फीचर आपके लिविंग्स में होंगे, नॉन लिविंग में उनको तो कुछ सेंसेशन ही नहीं होगी उनके आसपास। अब जैसे ये पेन है, इसके आसपास क्या हो रहा है इसे पता नहीं चल रहा है ना, पर मुझे पता चल रहा है यहाँ पे गर्मी है या फिर यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है। और कॉन्शियसनेस के और भी फायदे हैं कि ह्यूमन अपने लिए भी कॉन्शियस होता है, इन्वायरमेंट में भी, जैसे कि आजकल हम लोग बिल्कुल कॉन्शियस नहीं है, प्लांट से या फिर अर्थ है, हर एक जगह पोल्यूशन फैलाते रहते हैं, तो जिससे आगे हमें ही प्रॉब्लम होगी या फिर हमारी जनरेशंस को प्रॉब्लम होंगी। तो हम यहाँ पे कॉन्शियसनेस का फीचर देख सकते हैं। अब ये बताओ कि कॉन्शियसनेस का जो ये फीचर है ये लिविंग में भी होगा या फिर नॉन लिविंग में होगा, और अगर ये लिविंग में है तो क्या ये सारे लिविंग में है, और अगर सारे लिविंग में है तो ये क्या ये डिफाइनिंग है प्रॉपर्टी है या फिर एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो हम ये अगर अब आप लोग सोच चुके हैं, अब हम ये जानते हैं कि देखिए एक हद तक जो आपका कॉन्शियसनेस है ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, पर अगर ज्यादा हम डेप्थ में जाएंगे तो हमें पता चलेगा ये भी आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कॉन्शियसनेस से आप लोग समझ गए होंगे।
अब इतना आप लोग को आई होप पीछे देख लेते हैं। अब इतना आ गया कॉन्शियसनेस। ह्यूमन खुद के लिए भी कॉन्शियस है, अदर के लिए भी कॉन्शियस है, या फिर और भी एनिमल्स है। अब जैसे किसी भी एनिमल को है, ठीक है, उसको भी पेन चुभाओ या फिर मुझे यहाँ पे पिन चुभाई जाए तो क्या होगा, मुझे पेन होगा। पर अगर पेन में या फिर किसी अदर चीज में हम ये चीज करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा। पर सोचो प्लांट्स में भी, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो मैंने और भी लिविंग के कैरेक्टर बताया पर सबको डिफाइन नहीं बताया। पर अब ये देखो, अगर हम यहाँ पे प्लांट्स को भी ले लें, अब सारे लिविंग में कॉन्शियसनेस होता है या नहीं, अब ये मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो देखो यहाँ पे प्लांट्स को अगर हम लेंगे तो प्लांट्स में भी अगर हम चोट पहुंचाएंगे तो पता है, अगर प्लांट्स को हम छू के निकल जाते हैं ना तो उनको भी पेन होता है, पर हम लोग को दिखता नहीं क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। फिर भी उनमें कहीं कहीं लिक्विड वगैरह कुछ सेंसेशन या फिर कुछ सिक्रीट होता रहता है। तो जितने भी प्लांट्स हैं या फिर आपके यूनिसेलुलर हैं, वो सारे के सारे आपके जितने भी लिविंग्स हैं वो सब के सब आपके कॉन्शियसनेस की प्रोसेस शो करते हैं, ठीक है। तो अब हम पूरी एक बार फिर से होल रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट में। आप कॉन्शियसनेस देखा तो ये आपका कैसा फीचर निकल के आया है, ये आपका डिफाइनिंग फीचर्स निकल के आया है। ठीक, अब एक बार हम फिर से पूरा रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या देखा, लिविंग वर्ड क्या है, और इसके अलावा आपका टैक्सोनॉमी के बारे में, ये आज हम नहीं कर पाए, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पर आई होप आप पूरा लिविंग बीइंग्स के बारे में, इनके कैरेक्टर्स के बारे में समझ गए हैं, ठीक है। फिर हमने इसमें देखा कि व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या है, आपका एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कैसे यूनिक केमिकल रिएक्शंस किसमें होते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट इज आपका सेल्फ रेगुलेटिंग, और फिर आपके कैरेक्टरिस्टिक में आपने देख लिया प्लांट हमेशा ग्रो करते हैं, पर जो आपके एनिमल्स हैं ये एक सर्टेन एज तक ग्रो करेंगे। और क्या होगा, मास, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लिए पूरा आपका प्रोटोप्लाज्म, और ये पॉइंट अच्छे से याद कीजिएगा, प्रोटोप्लाज्म में क्या है, ये आपका एक लिविंग मैटर है, ठीक। और इसी का हम लोग बाद में देख रहे थे, क्योंकि लिविंग मैटर से ही पता चलेगा कि आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है। हम लोग लिविंग है तो किस लिए हैं, सिर्फ इस प्रोटोप्लाज्म की वजह से। और आई होप ये सब देख ही लिया है आप लोगों ने। ठीक है, इस पूरे चैप्टर से हमने 2 चीजें सीखी कि आपके डिफाइनिंग कैरेक्टर और नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या है, और इसके अलावा आपका लिविंग वर्ड्स में और क्या क्या चीजें आती हैं। तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और साथ में एनसीईआरटी भी रीड कर लीजिएगा। आई होप आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी, तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।